साल 2007 में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड नाम की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने नोएडा में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, विश टाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रोजेक्ट तकरीबन 32,000 परिवारों को उनका अपना घर दिलाने की विश को पूरा करने से जुड़ा था। कंपनी ने वादा किया कि साल 2012 तक सभी परिवारों को उनके सपनों का घर दे दिया जाएगा। इन 32,000 परिवारों ने जेपी पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो बड़ी कंपनी है, यानी भरोसे की पूरी गारंटी होगी। फिर क्या था, बुकिंग अमाउंट चुका दी गई, ईएमआई चालू हो गई और शुरू हो गया कभी ना खत्म होने वाला लंबा इंतजार। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग हर हफ्ते साइट पर जाते और अपने सपनों का घर बनते हुए देखते। लोगों को लगा अब बस कुछ ही महीनों की बात है, उनका भी एक ठिकाना होगा जिसे वो अपना घर कह सकेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम धीमा पड़ने लगा। जिस साइट पर पहले शोर सुनाई देता था, अब वहां सन्नाटा पसरा था। साल दर साल बीतते गए और फिर 2017 में लोगों को यह एहसास हो गया कि ये मामला डीले का नहीं बल्कि उनके साथ किए गए एक बड़े धोखे का है। At least 35,000 home buyers are stuck in the JP's Wishtown project in Sector 128 in Noida. घर पाने की आस खो चुके जेपी ग्रुप के सैकड़ों खरीदारों को जेपी ग्रुप के चेयरमैन ने आज भरोसा देने की कोशिश की। At least 35,000 home buyers are stuck in the JP's Wishtown project in Sector 128 in Noida. इस बड़े धोखे के बावजूद लोग चुप नहीं बैठे। साल 2017 से ही लोगों ने कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इसके अलावा लोग सड़कों पर उतरे, धरने दिए, प्रदर्शन किए और यहाँ तक कि मजबूरन जंतर मंतर पर आत्महत्या तक करने की चेतावनी भी दी। लेकिन इन सब के बावजूद उनके हाथ लगा तो सिर्फ निराशा। अब 2025 चल रहा है, यानी 18 साल लंबा इंतजार। इन 18 सालों में तो एक बच्चा पैदा होकर कॉलेज तक जाने लग गया होगा, लेकिन इनके माता पिता आज भी किराए के घर में रहने के लिए मजबूर हैं। आज विश टाउन को लोग विच टाउन कहने लगे। We within our home buyers have named Wish Town as a witch town. It's become a witch for us. और शायद ठीक भी है, क्योंकि ये जगह अब उन परिवारों के लिए महज एक सपना बनकर रह चुका है। लेकिन ये सिर्फ विश टाउन की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम का सिर्फ एक चैप्टर है जहां घर नहीं अंधेरा बेचा जा रहा है। भारत में रियल एस्टेट से जुड़े कितने प्रोजेक्ट डीलेड हैं, इसके आंकड़े अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 4 लाख से ज्यादा घर अधूरे बने पड़े हैं, जिनकी कुल कीमत 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और ये सिर्फ ऑफिशियल आंकड़े, न जाने कितने ही ऐसे घर होंगे जिन्हें अब तक सरकार ने नोटिस तक नहीं किया है। शॉकिंग बात तो ये है कि इन 4 लाख घरों में से 77% अधूरे बने घर सिर्फ एनसीआर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मौजूद है। ये वो डिलेड प्रोजेक्ट है जिन्हें बिल्डर्स ने तय सीमा के बाद भी कई सालों से अटका कर रखा हुआ है। अक्सर बिल्डर्स इन देरी के पीछे कई बहाने बनाते हैं, जैसे अथॉरिटी की क्लियरेंस, लेबर चैलेंजेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या बिल्डर्स के बीच की लड़ाई। कई बार तो बड़ी कंपनियां जब प्रोजेक्ट डीलेड होने के वजह से घाटे में चल रही होती है तो उन्हें दिवालिया तक घोषित कर दिया जाता है। जैसे विश टाउन वाले प्रोजेक्ट में ही देखे तो साल 2017 के दौरान जेपी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। इसी तरह एक और बड़ी कंपनी सुपरटेक को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित कर दिया। Real estate developer Supertech was declared bankrupt by the National Company Law Tribunal. बताइए, जब बड़ी कंपनियों का ये हाल है तो छोटे बिल्डर्स पर लोग क्या ही ट्रस्ट करेंगे। और ये समस्या सिर्फ जेपी या सुपरटेक तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में ऐसे कई मामले हैं जहां इन बिल्डर्स ने लाखों परिवारों को सालों से अटका कर रखा हुआ है। जैसे ग्रीनोपोलिस ने गुरुग्राम में 12 सालों से 1800 परिवारों को अटका कर रखा है। बेंगलोर में ओजोन ग्रुप्स का प्रोजेक्ट भी 12 सालों से रुका पड़ा है। वहीं नोएडा में आम्रपाली ने 49,000 परिवारों के साथ धोखा किया। ऐसा मेरा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने 2016 में रेरा एक्ट को पास किया। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि सरकार ने बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए, उन्हें सही तरीके से सही पैरामीटर पर प्रोजेक्ट डेवलप करवाने के लिए और डीले प्रोजेक्ट पर नकेल कसने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। इसका एक सीधा फायदा तो ये देखने को मिला कि जहां पहले बिल्डर्स बायर से मिले अमाउंट को किसी और जगह जमीन खरीदकर नए प्रोजेक्ट में लगा देता था,
वहीं अब रेरा ने ये क्लियर कर दिया है कि बिल्डर्स को खरीदारों से ली गई कुल राशि का 70% अमाउंट एक स्पेसिफिक अकाउंट में रखना होगा, जिसे केवल उसी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अब बायर्स का पैसा सिर्फ उसके घर पर खर्च होगा, किसी और जगह नहीं। इसके अलावा बिल्डर्स द्वारा फ्लैशी एड्स में जो झूठे वादे किए जाते थे, जैसे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लब हाउस, लक्स ग्रीन ओपन एरियाज, अब ऐसे झूठे प्रचारों पर भी रेरा की पैनी नजर है। अब ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद रेरा का काम भी खत्म हो जाता है, नहीं। दरअसल कुछ बिल्डर्स प्रोजेक्ट डिलीवरी करने के बाद भी चैन से नहीं बैठते। पहले से बनी हुई सोसाइटी में जहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क होते हैं, खुली हवा में टहलने के लिए जगह होती है, वहां अचानक से एक नया टावर बनना शुरू हो जाता है। ये न सिर्फ खरीदारों के साथ एक धोखा है, बल्कि रेरा के गाइडलाइंस के भी खिलाफ है। इन सब के बावजूद लोगों को रेरा से कोई खास मदद नहीं मिल रही है। उदाहरण के तौर पर गुरुग्राम का वो ट्विन टावर, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया था। And the judgment in the Supertech case, and there you witness the big moment, Supertech towers coming down, the big explosion that India has never witnessed before. But this is a big victory for all the home buyers. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए वहां पर ये टावर बना रही थी, जबकि वो वहां पे अलाउड भी नहीं था। मतलब जहां बनाना चाहिए वहां बना नहीं रहे हैं, और जहां नहीं बनाना चाहिए वहां जबरदस्ती बनाने में लगे हुए हैं। चूंकि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल था, तो इसके खिलाफ रेजिडेंट्स ने आवाज उठाई, और आप जानते हैं उन्हें सफलता कब मिली? तकरीबन 9 सालों के बाद, वो भी कोर्ट के थ्रू। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शुरुआत में ही रेरा ने बिल्डर के इस मनमानी पर रोक क्यों नहीं लगाई, और नहीं लगाई तो जब रेजिडेंट्स ने उनके खिलाफ कंप्लेन किया तब रेरा ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर रेरा के रहते हुए लोगों को 9 सालों तक जद्दोजहद क्यों करना पड़ा? साथ ही जितनी बड़ी संख्या में ये स्कैम्स हो रहे हैं, रेरा द्वारा लिए जा रहे एक्शन उतनी ही मात्रा में कम है। जो एक्शन लिए भी जा रहे हैं उनमें बिल्डर्स रेरा की बात तक नहीं सुनते, जिसका खामियाजा बायर्स को भुगतना पड़ता है। मैंने रेरा में कंप्लेंट डाली, ऑनरेबल रेरा ने मेरे फेवर में केस भी कर दिया और बोला बिल्डर को कि आप इनके पैसे रिटर्न करिए, सारे पैसे। लेकिन उसके बाद से बिल्डर ने आज तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको मेल भी किया, कोई भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हालात ये हो गए हैं कि लोगों का रेरा पे से भरोसा उठता जा रहा है। रेरा 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 हमें दिखाया गया था, एक टाइगर आया है, उसको तो कोई नहीं डर रहा है। आप समझ सकते हैं कि मैं किस पेन से गुजर रही हूँ। मेरे हाथ में मेरे हस्बैंड चले गए हैं। मैं नहीं बता सकती हूँ मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ। असल में हमारे यहाँ सिस्टम में लूप होल ढूंढ निकालना बेहद आसान है। सरकार ने भले ही रेरा के रूप में एक मजबूत व्यवस्था बनाई हो, पर हमारा सिस्टम परत दर परत भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। चाहे वो बैंकिंग लेवल पर हो, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो, या फिर रेरा लेवल पर ही क्यों ना हो, बिल्डर्स किसी न किसी तरह से अपना जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। पर इन सब के बावजूद साल दर साल शहरों में रियल एस्टेट का बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। IMARC के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2024 में रियल एस्टेट मार्केट 482 बिलियन डॉलर का था, जो 2033 तक बढ़कर 1184 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यानी सिर्फ 8 सालों के भीतर भीतर ये मार्केट 3 गुना बड़ा बन जाएगा, जिसके पीछे एक बड़ी वजह शहरों में लगातार बढ़ती आबादी है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में ऊंची बिल्डिंगें और भी बनेंगी, और साथ ही बढ़ेंगी डीलेड प्रोजेक्ट्स की संख्या। तो अब सवाल ये है कि इन सब के बीच एक आम इंसान क्या कर सकता है? देखिए, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि कभी भी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मोस्टली स्कैम इन्हीं प्रोजेक्ट्स में हो रहे हैं। तो अगर आपको घर खरीदना है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद खरीदे, उससे पहले प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट ना करें। इन सब के बावजूद अगर आपको अभी भी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना ही है, तो मेरा मानना ये है कि रेरा अभी भी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स के मामले में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड नहीं है तो गलती से भी उस प्रोजेक्ट में अपना पैसा ना लगाए। साथ ही सिर्फ रेरा के अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, आपको उस बिल्डर का बैकग्राउंड भी देखना होगा।
जैसे उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट पहले बनाए हुए हैं, क्या प्रोजेक्ट को उसने पहले टाइम से डिलीवर किए हैं या नहीं, और प्रेजेंट में आपके प्रोजेक्ट के अलावा क्या उसका कोई और दूसरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है कि नहीं, और चल रहा है तो क्या वो टाइम पर चल रहा है या नहीं, ये सब आपको देखना होगा। देखिए, घर रोज रोज सब्जी खरीदने जैसा नहीं है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें एक एक कदम सोच समझ कर रखे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।